जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2005 में एक लेटेस्ट कानून आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में एक अमेंडमेंट हुई थी और उस अमेंडमेंट में यह शामिल किया गया कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें अब डॉटर्स का भी बराबरी का हिस्सा होगा। पहले क्या होता था कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी थी उसमें सिर्फ जो लड़के हैं, जो बेटे हैं, सिर्फ उनका हक हुआ करता था। अब कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये बेटर हम समझ सके कि पहले क्या होता था। मान लीजिए किसी भी फादर के पास अगर 4 प्लॉट हैं और उसके जो LR कौन है, 4 हैं, उसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अगर वो 4 प्लॉट जो हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैं तो 2005 से पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़कों का हक था। तो जो 4 प्लॉट हैं, 4 प्लॉट में से 2 एक लड़के को जाएंगे और जो दूसरे हैं 2 एक लड़के को जाएंगे, तो वो सिर्फ लड़कों में डिवाइड होते थे। अब 2005 की अमेंडमेंट के बाद ये हो गया है कि अगर 4 प्लॉट हैं और 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो अब एक एक प्लॉट सबको जाएगा, क्योंकि लड़कियों का भी बराबरी का हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। बट हाँ, इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 2005 से पहले भी जो फादर है वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, खुद उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसमें जो डॉटर्स को हिस्सा दे सकता था। लेकिन अब 2005 के बाद लॉ चेंज हो गया है। अब फादर जो है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी जो डॉटर्स को हिस्सा दे सकता है, और साथ में जो डॉटर्स का राइट हो गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने का। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो ये है कि 2005 से पहले जिन डॉटर्स की शादी हो चुकी है, क्या वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना जो क्लेम वो मांग सकती हैं? ये काफी टाइम से एक डिस्प्यूटेड पॉइंट रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि 2005 में अमेंडमेंट आई है और लोग ये मान के चलते हैं कि 2005 के बाद जो भी डॉटर्स हैं, या वो पैदा हुई हैं या फिर उनकी जो शादी नहीं हुई है, तो वो प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि 2005 से पहले जो डॉटर्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, तो वो भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना जो राइट है वो क्लेम कर सकती है। 2005 के बाद भी और 2005 के पहले जिनकी मैरिज हुई है, तो वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना जो राइट है वो क्लेम कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें जो डॉटर वो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती। कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जिनमें डॉटर्स को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल सकता, जिनकी वजह से जो डॉटर हैं वो अपना राइट उस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस है या फिर कंडीशंस है या फिर कानून है जिसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई, ग्रैंडफादर से फादर पे आई और फादर से मेरे पे आई। ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और सेकंड है वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैंने खुद की संपत्ति से, खुद के पैसे से अगर उसको बनाया है, तो वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे मेरा खुद का हक है कि मैं उसको किसी भी पर्सन को दे सकता हूं या फिर किसी भी पर्सन को विल या फिर गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूं। अब हम कुछ ऐसी कंडीशन जान लेते हैं कि जिसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इसमें सबसे पहले आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें एक डॉटर का राइट कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं, ना ही इसके अनफेवर में हूं कि जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स को जाए या फिर ना जाए। इसका ना ही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस लॉ का आप मिसयूज करें, क्योंकि मेनली कई बार क्या होता है कि डॉटर्स की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका जो राइट है
वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी हो जाता है और सेकंडली जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी है, जैसे कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू आई है। तो और दूसरी चीज, कई बार लड़की की मैरिज होने के बाद मैरिज में इतना पैसा लग जाता है कि 30-40 लाख रुपए की जो कार भी दे देते हैं, और इसके अलावा काफी खर्चा 1 करोड़ के करीब भी कई बार इतना खर्च हो जाता है। मतलब पार्टी की जो वो पैसे की सिचुएशन पे देखा जाता है कि कितना खर्चा उसकी शादी पे हुआ है। कई बार जो लड़की की शादी पे इसी तरीके से खर्चा हो जाता है कि एक फादर नहीं चाहता कि मैं अब उसको कोई भी उसकी शादी के बाद हक दूं, या फिर वो ये चाहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे लड़कों को जाए, और जो इसके अलावा मैं अपनी लड़की की और किसी वे से मदद करता रहूंगा। तो इसलिए इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि किसी भी लड़की को प्रॉपर्टी ना जाए। मैं यही चाहता हूं कि अगर प्रॉपर्टी में जिसका भी हिस्सा है तो वो अपने हिस्से को बराबर हर तरीके से क्लेम करे, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अगर उसका हक बनता है तो वो अपना हक जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें डॉटर्स का राइट नहीं है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कैसे हक खत्म हो जाएगा, इसमें सबसे पहले यह आता है कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी फादर के पास आ जाती है, अब फादर ने क्या करना है कि फादर जो उस प्रॉपर्टी की विल कर सकता है, तो अब वो उस प्रॉपर्टी की विल करेगा, और विल करने के बाद या फिर उसको अपने लड़कों को गिफ्ट करने के बाद वो उन लड़कों की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्योंकि ये एक लॉ है कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको अगर गिफ्ट कर दिया जाता है या फिर विल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो जिनको ट्रांसफर हुई है उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो है वो डॉटर का हक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में। अगर किसी भी पर्सन ने एक प्रॉपर्टी अपने पैसे से कमाई है तो वो उसको किसी भी पर्सन को दे सकता है। अब मान लीजिए एक पर्सन ने कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बनाई है, अब वो चाहता है कि मैं जो ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है ये मैं अपने बेटे को देना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में वो दे सकता है। वो कैसे दे सकता है? सबसे पहले वो विल के थ्रू दे सकता है। दूसरा जो है वो उसको गिफ्ट कर सकता है अपने बच्चों को। बच्चों का मतलब यहां पर यह है कि अगर वो अपने बेटों को देना चाहता है तो अपने बेटों के नाम विल कर सकता है या फिर गिफ्ट कर सकता है। और तीसरा, वो उस प्रॉपर्टी का एज ए ट्रस्ट क्रिएट करके वो ट्रांसफर कर सकता है अपने बेटों को। तो इन 3 सिचुएशन में जो है वो प्रॉपर्टी उसके बेटों के पास ली जाएगी, और इसमें अब डॉटर्स का किसी भी तरीके से राइट नहीं रहेगा। क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आपका पूरा राइट है, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करनी है और किसको नहीं करनी है। क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो खुद आपने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से कमाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं कि जो भी आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसका अपने जीते जी आपने ये चीज करनी है। विल हो या फिर गिफ्ट है या फिर ट्रस्ट है, ये आपने अपने जीते जी ट्रांसफर करवाने हैं और जो ट्रस्ट वगैरह बनवाने हैं। क्योंकि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो है वो LR का राइट क्रिएट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो डॉटर भी है वो राइट अपना क्लेम कर सकती है। और जो तीसरी कंडीशन है वो है रिलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू। अगर कोई भी डॉटर है वो खुद अपना जो हक छोड़ना चाहती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या फिर किसी और प्रॉपर्टी में, वो चाहती है कि अब मेरी मैरिज हो चुकी है और मेरे फादर ने जो मेरे को काफ़ी पैसा दे दिया है या फिर मेरे को काफ़ी गिफ्ट दे दिए हैं या फिर मेरी इतनी हेल्प कर दी है कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, या फिर मेरी मैरिज होने के बाद जो अब मेरा राइट है वो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में है, और वो अपना जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक जो है वो छोड़ना चाहती है, रिलिंक्विश करना चाहती है। तो उस सिचुएशन में एक रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार होती है और उसमें वो लड़की ये कहती है कि मेरा जो हक इस प्रॉपर्टी में है वो मैं अपने भाइयों को देना चाहती हूँ या फिर इसको ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो उस सिचुएशन में भी जो है वो डॉटर का राइट खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि जब भी कोई रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार हो तो उस डीड में कोशिश करें कि जो डॉटर है उसके हस्बैंड को विटनेस बनाए या फिर जो उसके बच्चे हैं उसको विटनेस बनाए, और उस रिलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर आपको कराना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार डॉटर तो नहीं चाहती कि वो क्लेम करे, और वो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और अब मैं कमा भी सकती हूँ, लेकिन उसका हस्बैंड जो है या फिर उसके बच्चे जो हैं उनके मन में खोट आ जाता है और कई बार वो रिलिंक्विशमेंट डीड के बाद भी चैलेंज उसको
कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसी डीड में विटनेस होंगे या उसके जो बच्चे हैं वो विटनेस होंगे, तो उस सिचुएशन में वो जो रिलिंक्विशमेंट डीड है वो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि एक तो उसमें विटनेस वो खुद हैं जो उस डॉटर ने अपना राइट सरेंडर किया है, और दूसरा ये रिलिंक्विशमेंट डीड जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपके बहुत काम आएगा। तो इस तीसरी सिचुएशन में भी जो है वो डॉटर का राइट नहीं रहता है। और फोर्थ जो कंडीशन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। उसमें क्या है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उसमें मैरिड डॉटर का कोई भी हक नहीं बनता है। ये सिर्फ 2 ही स्टेट में एप्लीकेबल है, और वहां पे जो मैरिड डॉटर है वो अपना जो हक एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी है उसमें क्लेम नहीं कर सकती शादी के बाद। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें डॉटर्स का राइट आज भी प्रॉपर्टी पे खत्म हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।